नमस्कार। नॉलेज हब कोचिंग रायगढ़ छत्तीसगढ़ से मैं शिखर आपका स्वागत करता हूं। आज के समाचारों में 11 मई 2021 की समाचार हैं हमारे अपने देश के, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समाचार और राज्य आधारित समाचारों को भी हम साथ साथ कवर करने का प्रयास आपके साथ मिलकर के कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे पहले समाचार से। पहले समाचार में आज हमारे पास डेविड एटनबरो है। डेविड एटनबरो को पीपल एडवोकेट नियुक्त किया गया है। किस लिए? तो कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए। ये सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित हो रहा है इस वर्ष, यानी साल 2021 के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड वो जगह है जहां ये सम्मेलन नवंबर माह में आयोजित होगा। कोप सम्मेलन पर्यावरण संबंधी जागरूकता के लिए आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन है, जिस पर समय समय पर पर्यावरण संबंधी चर्चाएं की जाती हैं और भविष्य के लिए एक आदर्श पर्यावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है। अब तीसरे समाचार की तरफ हम चलेंगे। माफ़ कीजिएगा, दूसरा समाचार बाबर आजम के बारे में है यह समाचार। बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इस बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल माह के लिए उनको चुना गया है। ये वर्तमान में आईसीसी के नंबर 1 ओडीआई प्लेयर भी हैं। अक्सर विराट कोहली से इनके कंपेयर किया जाता है। इनके खेलने की स्पर्धा जो है उस पर अक्सर इनको रैंक किया जाता है कि कौन बेहतर खिलाड़ी है। बहरहाल हम भारतीय जानते हैं कि विराट कोहली वर्तमान में सबसे बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब अगले समाचार पर चलते हैं। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल कैटेगरी में अप्रैल माह से बेस्ट क्रिकेटर चुनी गई। अगर हम पुराने अवार्ड की बात करें तो भारत के ऋषभ पंत जनवरी माह के लिए, फरवरी माह में रविचंद्र अश्विन, उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं हो पाया है, और मार्च माह के लिए भुवनेश्वर कुमार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पहले भी रह चुके हैं। यानी लगातार 3 माह तक भारतीयों का दबदबा रहा था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ टूर्नामेंट में। अब बारी दूसरे खिलाड़ियों की है। आज 11 मई है और आज का दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखी गई है। क्या है इसका इतिहास, मैं सरल शब्दों में बता दूं। इसका संबंध जुड़ा हुआ है ऑपरेशन शक्ति से, यानी भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण से। पहला परमाणु परीक्षण बुद्ध मुस्कुराए या स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था इंदिरा गांधी के समय, लेकिन जिस परीक्षण की अभी बात कर रहे हैं वो 11 मई 1998 को पोखरण रेंज में किया गया था। ये 3 परमाणु बमों को एक साथ परीक्षण करने का प्रयास था भारत का। राजस्थान में भारतीय सेना ने इस टेस्ट रेंज में जो पोखरण में स्थित है सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। इसके ऊपर जॉन अब्राहम अभिनीत एक फिल्म भी बनी है पोखरण नाम से ही, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। एपीजे कलाम साहब इस पूरी योजना के डायरेक्टर थे और पूरा भारत उन्हें इस बात के लिए याद रखता है, हम भी याद रखते हैं। अब बारी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की। ये मुंबई की हैं। इन्हें शेख जायद बुक पुरस्कार इस साल 2021 के लिए दिया गया। इसे अरब जगत में साहित्य का नोबेल कहा जाता है, यानी अरब साहित्य का नोबेल कहा जाता है। अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इस किताब के लिए उन्हें इस साल ये अवार्ड दिया गया है। भारतीय हैं, उपलब्धि पर हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए और इसलिए आप नाम भी याद जरूर रखें। अगला समाचार है दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन। सीबीएसई के द्वारा विकसित किया गया एक नया मोबाइल ऐप है। ये परामर्श देने का काम करेगा छात्रों को भी और अभिभावकों को भी। हाल के दौर में कोविड-19 के दौर में ये जो ऐप है ये विकसित किया गया और इसका उद्देश्य छात्रों को और अभिभावकों को जोड़ करके रखना है। इससे जुड़ी अन्य जानकारियों में आप बोर्ड के अध्यक्ष मनोज आहूजा का नाम याद रखेंगे और सीबीएसई का मुख्यालय दिल्ली है। ये 2 डाटा आपको कम से कम याद रखना है। अगले समाचार पर अब हम चलेंगे। अब बारी है अर्जन नागवासवाला इस क्रिकेटर की। भारतीय क्रिकेटर हैं और इनके बारे में विशेष ये है कि 1975 के बाद भारतीय टीम में शामिल होने वाले ये पहले पारसी क्रिकेटर कहलाएंगे। इससे पहले फारूक इंजीनियर नाम के पारसी क्रिकेटर भारत के लिए क्रिकेट खेला करते थे, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन हुआ करते थे। अर्जन नागवासवाला एक गेंदबाज हैं जिनको इस साल अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो भारत
और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली है, उसके लिए भारतीय टीम में स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको बताना है उस भारतीय महिला पारसी क्रिकेटर का नाम जो कभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल रही थी। छोटा सा टास्क है, करके देखें। चलिए, कामी रीता ये नाम नोट करें। महिला पर्वतारोही हैं, नेपाल की हैं। इन्होंने रिकॉर्ड 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। ये शेरपा हैं और अक्सर अपने साथ ट्रुप को लेकर चढ़ाई करने का काम करती हैं। इनकी उम्र 51 वर्ष है और ये जज्बा देखिए, 1994 से लगातार पर्वतारोहण कर रही हैं और हिमालय पर बार बार, इनफैक्ट 25वीं बार जा कर के एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। हिमालय की ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है उसे चोमोलुंगमा कहा जाता है तिब्बती भाषा में, और सागर माथा कहा जाता है नेपाली में। वैसे आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में स्थित है। कई बार हम भारतीय लोग भावावेश में आकर के उसे भारत में समझ लेते हैं, लेकिन नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। अगले जो समाचार है उसमें हमारे पास फाइजर वैक्सीन है अमेरिका की, जिसे अब बच्चों के टीकाकरण के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। 12 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण को अमेरिकी सरकार ने मंजूरी दे दी है और इस तरह से देखा जाए तो कोविड में बच्चों के लिए टीकाकरण करने वाला अमेरिका दूसरा देश बन गया। मैंने आपको इससे पहले के समाचार में कनाडा के बारे में बताया था जो इस तरह की अनुमति देने वाला पहला देश बना था। अब भारत की बारी है, देखें कब तक। अगला एक छोटा सा अपडेट है, इसे ऐड करेंगे। ट्विटर भारत को आर्थिक सहायता दे रहा है कोविड के खिलाफ चल रहे अभियान में। $15 मिलियन दान के रूप में ट्विटर से प्राप्त होंगे। ट्विटर क्या है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम अगले समाचार की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री होते थे, उनकी सरकार गिर गई है। उन्होंने विश्वास मत सामने लाया था और उस विश्वास मत में वो हार गए हैं। 275 सदस्य थे वहाँ के सदन में, नेपाल के सदन में, और 93 वोट ही समर्थन में प्राप्त कर सके। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे केपी शर्मा ओली साहब। हाल ही में भगवान राम जी का जन्म नेपाल में हुआ था, ऐसे बयान देकर विवाद में रहे थे। पुष्प कमल दहल प्रचंड इससे पहले जिनकी सरकार थी उनको हटा करके वो सत्ता पर आए थे और इनकी सरकार जो है हालांकि विवादित ही रही। चीन के साथ संबंधों को लेकर ज़्यादा सक्रिय रहे और भारत से इनके संबंध लगातार खराब होते रहे। भारत वाले इस बात की खुशी मना सकते हैं कि इस बार उनकी विदाई हो गई है। डार्क साइट साइबर अपराधी गिरोह है जिसने अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला किया है। घटनाक्रम में कुछ हुआ यूँ कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन सर्विसेज है उस पर एक रैंसमवेयर का हमला हुआ है। रैंसमवेयर जो आपके कंप्यूटर से डाटा चुरा लेते हैं और उसके बदले में एक बड़ी रकम की मांग करते हैं, इस तरह के वायरस को रैंसमवेयर कहा जाता है। 100 GB से भी अधिक डाटा अमेरिका के इस साइट से चुरा लिया गया है। अमेरिका सरकार इतने सख्ते में है कि उसने आपातकाल की घोषणा भी की है। इसका जो परिणाम है, जो अभी भविष्य में दिख रहा है, वो बहुत चिंताजनक है। ऐसा मानना है कि इस कारण से तेल के दाम बढ़ सकते हैं। अब जब भी इस तरह से अमेरिका में होता है कि आर्थिक तंगी आती है, हमेशा कुछ न कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जहां अमेरिका अपने आप को संभालने का प्रयास करता है। फिर चाहे वो ट्विन टावर का हादसा हो या ये घटना, पता नहीं अमेरिका क्या चाहता है। बहरहाल तेल के दाम अमेरिका की तरफ से बढ़ेंगे, ये अभी हाल तक तो तय दिख रहा है। तो अब इस न्यूज़ में इतना ही है, आगे बढ़ेंगे अगले बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ये समाचार भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गाजा हवाई पट्टी या गाजा पट्टी पर दो देशों के बीच संघर्ष की चर्चा। ये दो देश इजराइल और फिलिस्तीन हैं। इन दो देशों के बीच संबंध कभी से अच्छे नहीं रहे। 1917 से इन दोनों देशों के बीच लगातार संघर्ष होता रहा है, जब से यूरोप से बाहर निकाल करके इजराइल को रेगिस्तान के बीचों बीच बसाया गया था। हालांकि ओस्लो समझौता 1993 में हुआ था, जो इन दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए हुआ था, लेकिन अब तक इन दोनों देशों के बीच तनातनी मौजूद है। हाल फिलहाल में दोनों देश एक दूसरे पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर रहे हैं। इसकी न्यूज़ शायद आप टीवी में भी फ्लैश होते हुए देखे होंगे। अब इस न्यूज़ पर आगे अभी अपडेट नहीं मिली है, जैसे ही मिलेगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। अगले समाचार की तरफ चलते। ये आखिरी समाचार है आज के लिए। 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज कोरोना की पहली दवा विकसित कर ली गई है। कल भी मैं इसके बारे में आपको बताया था। DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने मिलकर के यह दवा विकसित की है, लेकिन दवा के खोजकर्ता का नाम मैं आपको बता नहीं पाया था। डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट ने यह दवा खोजी है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बहरहाल इस 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज वाली जो दवा है, ये एक ओरल प्रकार की दवा है। एक पाउडर होगा जिसे
दिया जा सकेगा हर प्रकार के कोरोना मरीज को, और इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट भी सामने आ रहा है। इसमें ऑक्सीजन माफ़ी चाहूँगा ग्लूकोज जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। वायरस ग्लूकोज पर जिंदा रहता है ऐसा कहा जाता है, तो एक तरह से फॉल्स ग्लूकोज बना करके उसे लुभाया जाएगा। जब वायरस उस ग्लूकोज को फीड करने खाने का प्रयास करेगा तो उसे पोषण प्राप्त नहीं होगा और वो वायरस समाप्त हो जाएगा। तो ये था भाई आज का समाचार। मेरा जो प्रयास है वो आपके लिए और अपडेट लेकर के आने का है, लगातार आपके साथ मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ। ये एक नया प्रयास है और मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। एक कविता के साथ आज का न्यूज़ में अंत करना चाहता हूँ। अभी के हाल पर ये मैंने लिखी है, सुनेंगे। नए सितारे आसमां में उभरते जा रहे हैं, जिन्हें जीना था वो लोग मरते जा रहे हैं। कायनात का खिलौना बना हर आदमी, रोज़ कितने ही घरौंदे बिखरते जा रहे हैं। जीने की फिराक में उड़ना भूल गए, घर बैठे लोग अपने पर कतरते जा रहे हैं। मुफ्त थी जो हवा वो भी खरीदनी है, सारे भरम इंसान के बिखरते जा रहे हैं। सौंपा था जिन्हें तख्त ताज हमने, दिल से वो सारे लोग उतरते जा रहे हैं। इतना था आज के समाचारों में। मैं आपसे कल मिलूँगा। नया प्रयास कर रहा हूँ अपडेट करने का ख़ुद को। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सूचित करें कमेंट के माध्यम से, और हाँ, आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा। तो